गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए कल हमने पढ़ लिया था सोलर सिस्टम। आज हम देख रहे हैं मोशन ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी कौन कौन सी गति करती हैं और गति करने से क्या होता है, दिन रात परिवर्तन होता है या ऋतु परिवर्तन होता है, वो चीज़ हमें पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद में भविष्य के लिए प्रश्न भी देखेंगे। देखिए जो हमारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी आकृति भूभाग या पृथ्व्याकार ऑब्लिक इलिप्सॉइड है या जियोड, ऐसे कहते हैं हमारे लिए। भूभाग कहेंगे, पृथ्व्याकार कहेंगे, या जियोड कहेंगे, ऑब्लेट इलिप्सॉइड कहेंगे। हिंदी में भूभाग और इसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का होना। जैसे हमने देखा है तो नाशपाती या सेब देखा है, बीच में से क्या होता है, चपटा होता है। जैसे पृथ्वी हमारे ध्रुव से क्या है, चपटी है। देखिए इधर देखिए, ये भूमध्यवर्ती व्यास है, मध्यरेखी व्यास। इसकी लंबाई है 12,756.6 किलोमीटर। 12,756.6 किलोमीटर। एग्जाम पूछा जाता है कि भूमध्यरेखी व्यास कितना है, और जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किमी। देखिए एनसीईआरटी किताब है, कक्षा 6 किताब है एनसीईआरटी की, उसमें से पढ़ा रहे हैं, और अधिकतर जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी किताब से ही आ रहे हैं। देखिए ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण पृथ्वी भूमध्यवर्ती व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714 है। तो लगभग में अंतर कितना आ गया, 43 किलोमीटर का अंतर आ गया। कितना आ गया, 43 किलोमीटर। सीधा पूछा जाता है ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखा व्यास में कितना अंतर है, कितना है, 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। सीधा पूछ लेते हैं व्यास कितना है, भूमध्य रेखी व्यास कितना है, 12,756 है, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 है। 12,756 है और 12 से दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 43 किलोमीटर का आ रहा है। भूमध्य रेखी व्यास क्या है, अधिक है, और ध्रुवीय व्यास कैसे है, कम है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, चपटी है वहां पर ध्रुवों से। आगे देखिए, परिधि हम जानते ही हैं, तो भूमध्य रेखी परिधि भी ज्यादा रहेगी। पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर, और ध्रुवीय परिधि कितनी है, 40,008 किलोमीटर। इसमें भी लगभग 67 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है, 67 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है, 67 किमी का अंतर है। कितना अंतर है, 67 किमी का अंतर है। अब आगे देखिए पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी का अक्ष और कक्ष। जब हम ग्लोब पर देखते हैं तो इसे पृथ्वी सीधी होने के बजाय एक झुकी हुई नजर आती है। देखिए ये हमारा ग्लोब है, नजर आ रहा है आपको, सीधा ऐसे होना चाहिए, लेकिन कहने झुकी हुई है। अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और गति कैसे करती है, पूर्व से पश्चिम, ऐसे गति करती है। ग्लोब है, ग्लोब में एक झुकी हुई नजर आ रही है पृथ्वी ऐसे। देखिए आगे, इसी अक्ष पर हम ग्लोब स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये लाइन ध्यान रखना है, पृथ्वी का अक्ष परिक्रमण तल से कितने डिग्री कोण बनाता है, 66.5 डिग्री कोण बनाता है। अर्थात पृथ्वी घूर्णन करने के अक्ष के उसके परिक्रमण अक्ष पर झुका हुआ है। देखिए इधर देखिए आगे, ये हमारी पृथ्वी है, ये इनका परिक्रमण कक्ष है, और कितनी डिग्री कौन बना रहा है ये, 66.5 डिग्री कौन बना रही है। कितनी बना रही है, एग्जाम में आए आपसे कि परिक्रमण कक्ष से कितनी डिग्री कौन बनाता है, कितनी डिग्री कौन बनाएगी, 66.5 डिग्री कौन बनाएगी। और आपसे पूछा अक्षीय झुकाव कितना है, अक्षीय झुकाव वो है 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, 23.23 डिग्री
30 मिनट का अक्षीय झुकाव है। समूह तल पे केंद्रीय कौन बना रहा है? 23.5 डिग्री का। इधर ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे कौन सा है? दक्षिण ध्रुव है। पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, देख ग्लोब पे देखिए, ऐसे झुकी हुई है कितने पे? 23.5 डिग्री पर। ये ग्लोब है, ऐसे झुकी हुई है पृथ्वी, देखिए। और ऐसे पूर्व से पश्चिम क्या है? परिक्रमा करती है, और परिक्रमण परिभ्रमण करती है, अपनी गति करती है, रोटेशन करती है। अक्षांश देख लिए, अक्षांश लेटिट्यूड, लेटिट्यूड अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेताओं ने कुछ लेटी हुई और कुछ खड़ी रेखाओं की रचना की है। इन्हीं रेखाओं को पृथ्वी पर आड़ी लेटी हुई और पूर्व से पश्चिम रेखा है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है, या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा इक्वेटर कहा जाता है, ठीक। अब देखिए क्या क्या नाम दिया गया है। अ, विषुवत वृत्त को जीडी अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश क्या नाम दिया? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और राजस्थान के 2 जिले हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से भी गुजरती है। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। करक और मकर रेखाओं के मध्य भाग कौन सा कटिबंध कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। करक और मकर रेखा मतलब जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है, उसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद करक रेखा के से आर्टिक वृत्त तक 46.5 डिग्री उत्तर में, और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त 46.5 डिग्री दक्षिण में मध्य स्थित है, उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस, और आर्टिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण उत्तर ध्रुव के मध्य के स्थित भूभाग को शीत कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध। देखिए, 0 से 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंध हो गया। क्या कौन सा हो गया? उष्ण कटिबंध हो गया। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध हो गया। शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 डिग्री से ध्रुव तक शीत कटिबंध हो गया। ठीक है, शीत कटिबंध हो गया। 0 से 23.5 तक करक मकर मत क्यों? उष्ण। और 23.5 66 कौन सा हो गया? शीतोष्ण। 66.5 से ध्रुव तक क्या हो गया? शीत कटिबंध हो गया। देखिए, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है, दोनों बीच में कौन सा आ जाएगा? उष्ण कटिबंध आ जाएगा। ये आर्टिक व्रत है, अंटार्कटिक व्रत है, इधर शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा। इधर भी शीतोष्ण आ जाएगा। ध्रुव में क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा। 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री साउथ। देखिए पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी दिन रात क्यों होते हैं। पृथ्वी कभी गर्म, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात क्यों होती है? इस कारण पृथ्वी गतियां हैं। कौन सी गतियां हैं? पृथ्वी गतियां हैं।
दो प्रकार गति होती पृथ्वी की, दैनिक गति या घूर्णन गति, वार्षिक गति या परिक्रमण गति। दैनिक गति बोलते हैं रोटेशन, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। दैनिक गति, देखिए ये मान लो ग्लोब है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो ये कौन सी गति हो गई है? दैनिक गति हो गई है। अब घूमती घूमती पूरे सूर्य के चक्कर लगाएगी, चक्कर लगा के कौन सी गति हो जाएगी? वार्षिक गति या परिक्रमण गति हो जाएगी या रिवोल्यूशन गति हो जाएगी। ठीक है, देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू देखते हैं हम, लट्टू घुमाया होगा आपने। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए एक दिन में 24 घंटे का होता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। कितनी देर पूरा कर रहा है? 24 घंटे में पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करती है, जिसे क्या कहा जाता है? सौर दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर दिवस कहा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दो कारण से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के घूमने से समय मापन के सुविधाजनक पैमाना मिलता है। 24 घंटे में दिन रात घंटे मिनट सेकंड में विभाजित किया जाता है। भाई घूर्णन से हमें क्या फायदा है? हम घूर्णन से पृथ्वी के समय का मापन कर सकते हैं कि एक चक्र दिन लगा रहा है, 24 घंटे में लगा रहा है, तो 24 घंटे उसको हम बांट सकते हैं उसको। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। भौतिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रियाएं, जैसे हम मनुष्य हैं, टाइम पे सोना है, जगना है, ये कौन से निर्धारित हो रहा है? दिन रात से निर्धारित हो रहा है। दिन रात किससे बन रहे हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति से बन रहा है। ठीक है, दैनिक गति से बन रहे हैं। ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो पृथ्वी के समय मापने के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? समय मापने के लिए। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक और जैविक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। समय मापने के लिए, पृथ्वी के जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की घूर्णन गति, हमारी पृथ्वी पर घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम में साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा का एकत्रित करके रात में उसका उपयोग करते हैं, रात में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पशुओं क्रियाशीलता दिन में होती है, कुछ की रात में होती है, और रात दिन का यही चक्र पृथ्वी को दैनिक तापीय चक्र को गतिशील बनाए रखता है। आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और एक सूर्य एक तरफ वाले भाग पर दिन और पीछे वाले देखिए दूसरे वाले भाग को सूर्य के विपरीत होता है, वहां पर रात होती है। इसी प्रकार गोलों पर वह वृत्त गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहलाता है। प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहलाता है। वह वृत्त जो दिन रात को क्या करता है? विभाजित करता है। प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहलाता है। प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहलाता है। दूसरी क्या देखिए, परिक्रमण गति या वार्षिक गति या रिवोल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस रास्ते पर वह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्षा पथ कहा जाता है। पथ को कक्ष कहा जाता है। जिस कक्ष में जाती है क्या जाता है? कक्ष कहा जाता है। पृथ्वी एक अच्छी काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष कितना है? काल्पनिक रेखा है, उसे कितने डिग्री कोण बना रहा है? 66.5 डिग्री। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति कोई परिक्रमा
कहते हैं भाई परिक्रमण है, कौन सी गति है, परिक्रमण भी गति है। परिक्रमा मन परिक्रमा लगाना, परिक्रमा किसे लगाना, संपूर्ण परिक्रमा मंदिर के लगाओ तो पूरी परिक्रमा होती है। या इधर भरतपुर जाते हैं तो गोवर्धन महाराज परिक्रमा लगा, सात कोस परिक्रमा लगती है, कहीं भी जाए तो ना परिक्रमा होती है। देखिए एक स्थिर कक्ष से पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है। कितने दिन पूरा करती है, 365 दिन में और 6 घंटे में। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, शेष बचे 6 घंटे 4 वर्षों में एक दिन बनाते हैं, इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण से हर चौथे वर्ष फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 दिनों का होता है। इसे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीप वर्ष या अधिवर्ष कहा जाता है। अभी गया था 2024 लीप वर्ष था, अब जो आने वाला 2028 में क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अब देखिए परिक्रमण से होता क्या है, पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इस झुकी हुई स्थिति में ही पृथ्वी सूर्य को चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं ऋतुओं का एक चक्र, ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च में से सितंबर तक के महीने में सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंध चित्र अर्थात विषुवत रेखा और कर रेखा के मध्य में गिरती हैं। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। पुनः सितंबर माह से मार्च माह के बीच में सूर्य सीधी किरणें दक्षिणी उष्णकटिबंध क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखिए चित्र को देखिए नीचे आके, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, 3.5। पूर्व से पश्चिम भ्रमण करती हुई इधर परिक्रमा करती है, ऐसे पूरा परिक्रमा लगाती है। देखिए 21 जून को सूर्य करक रेखा पर सीधा चमकता है। कहां चमकता है, करक रेखा पर सीधा चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु होता है। इसको उत्तरी अयनांत कहा जाता है, नॉर्थ सोलास्टिक। सोलस्टाइक सोलस्टाइस कहा जाता है, उत्तरी अयनांत। या उत्तरी गोलार्ध की बात किया जाए तो क्या कहा जाएगा, ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या कहा जाता है, ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है, अयनांत। अब फिर चक्कर लगाते लगाते 23 सितंबर कहां पहुंच जाती है, भूमध्य रेखा पर पहुंच जाती है। कहाँ, 23 सितंबर को सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उस दिन क्या होता है, दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में होता है बसंत। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है, शरद ऋतु होता है, दक्षिण गोलार्ध में क्या रहता है, बसंत ऋतु रहता है। 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद 22 दिसंबर को कहाँ पहुंच जाता है सूर्य, मकर रेखा पर। किरणें कैसे पड़ती है, सीधी पड़ती है मकर रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर चक्कर लगाते लगाते 21 मार्च को दोबारा से नॉर्थ उत्तरायण की तरफ होता है सूर्य। तो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी चमकती है। इस दिन में क्या होते हैं, दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु कहा जाता है। इस प्रकार पूरा ये परिक्रमा करती है और ऋतुएं बनती है। परिक्रमा गति कारण पृथ्वी पे क्या है, दिन रात बड़ा होना, छोटा होना और ऋतुओं में परिवर्तन होना किस पर निर्भर करता है, परिक्रमण गति। किस पर निर्भर करता है, परिक्रमण गति पर निर्भर करता है।
यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता? दिन रात क्या होते, बराबर होते, और सभी ऋतुएं क्या होती, समान होती, उसमें ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होता, दिन रात बराबर होते, क्या होते, दिन रात बराबर, और ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता, ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। आगे देखिए, जो समझाया उसको इसकी लाइन समझाया गया है। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा वृत्त पर पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात, दिन एवं रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुव, नॉर्थ इक्विनॉक्स कहा जाता है, नॉर्थ इक्विनॉक्स कहा जाता है, या बसंत विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को इस समय न तो अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है, बसंत, दक्षिण गोलार्ध में क्या रहता है, शरद रहता है। 21 मार्च के पश्चात सूर्य सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं। 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। इसे उत्तरी अनंत कहा जाता है, नॉर्थ सोलास्टिक, सोलस्टाइस। 21 जून के पश्चात सूर्य किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर बढ़ती हैं और 23 सितंबर को सीधी किरणें विषुवत, फिर से विषुवत पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी में दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को इसे दक्षिणी विषुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दक्षिणी विषुव कहा जाता है, साउथ इक्विनॉक्स कहा जाता है। तेईस सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी, उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबी रात होती है। इसे दक्षिणी अयंत कहा जाता है, साउथ सोलास्टिक, सोलास्टाइस। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी ऋतु होती है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य किरणें सीधी मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं। 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती हैं। पुनः पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस प्रकार विभिन्न ऋतुओं के गुजरते हुए अपने कक्ष पर यह परिक्रमा एक वर्ष में पूरा हो जाता है। तो क्या होता है सॉरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति से दिन रात का अंतराल वह ऋतुओं में परिवर्तन होता है, वह ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, और गतियों से क्या होता है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कभी कभी स्थिति ये बनती है तीनों एक सीध में आ जाते हैं। एक सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी से, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता है। उस स्थिति में क्या होता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कभी कभी क्या है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी की छाया किस पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा
की रोशनी गायब हो जाती है, उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जो सूर्य ग्रहण तो होता है अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक और भव्य खगोलिक घटना है, जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा अपनी पृथ्वी व चंद्रमा अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसी स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है तो सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं पर आंशिक ग्रहण। भाई चंद्रमा पूरी पृथ्वी को तो नहीं ढक सकता, इसलिए कहीं पूर्ण होता है, कहीं आंशिक होता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। इस प्रकार हमने आज पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा, जो कि प्रत्येक एग्जाम में कहीं कहीं क्वेश्चन सामान्य जीके में भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप इसको बार बार देखेंगे तो ये चीज़ याद हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। धन्यवाद।